हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दिस इज़ रेनू यादव। वेलकम टू माय चैनल रेनू यादव इकोनॉमिक्स पॉइंट। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में अंतर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जय माता दी। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने अपूर्ण प्रतियोगिता के बारे में देखा था। तो पहला प्रकार अल्पाधिकार हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे द्वैधिकार के बारे में। द्वैधिकार क्या है? जब बाजार में किसी वस्तु के व्यवसाय में केवल दो ही फर्म होते हैं तो इस प्रकार की स्थिति को हम लोग द्वैधिकार की स्थिति कहते हैं। अब द्वैधिकार की स्थिति में होता क्या है कि इसमें केवल दो ही फर्म होते हैं, आप लोग याद रखना। और द्वैधिकार की स्थिति बाजार में दो ही विक्रेता और उत्पादक होते हैं, विक्रेता या उत्पादक होते हैं। मतलब एक ही गतिविधि दूसरे को अधिक प्रभावित करती है, मतलब एक ही गतिविधि जो होगी वो दूसरे को भी प्रभावित करती है। यही कारण है कि इन फर्मों के बीच प्रायः भीषण प्रतियोगिता में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। यदि एक फर्म अपने मूल्य या उत्पादन की विधि में परिवर्तन करता है तो दूसरे को भी विवश होकर मजबूर होकर अनुकूल परिवर्तन करने होते हैं। इस प्रकार द्वैधिकार एकाधिकार एवं अल्पाधिकार के बीच की स्थिति मानी जाती है। आप लोग याद रखना, एकाधिकार और अल्पाधिकार के बीच की स्थिति को हम लोग द्वैधिकार कहते हैं। आगे आते हैं एकाधिकारी। एकाधिकारी प्रतियोगिता के बारे में क्या है हम लोग जान लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। जब किसी वस्तु के व्यवसाय में अपेक्षाकृत अधिक फर्म स्थानापन्न वस्तु की बिक्री करने लगते हैं, मतलब कोई भी व्यवसाय है और उसमें सब्स्टिट्यूट्स गुड्स को बहुत ज़्यादा सेल करते हैं, तो ऐसी स्थिति को एकाधिकारी प्रतियोगिता की स्थिति कहा जाता है। या यूँ कहें कि जब किसी वस्तु के व्यवसाय में अपेक्षाकृत अधिक फर्म सादृश्य किंतु स्थानापन्न वस्तुओं की बिक्री करते हैं तो ऐसी स्थिति को एकाधिकारी प्रतियोगिता की स्थिति कहते हैं। इस प्रकार की प्रतियोगिता में विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, लेकिन ये विक्रेता वस्तु के विभिन्न प्रकारों की बिक्री करते हैं। चूँकि ये वस्तु एक दूसरे से बिल्कुल स्थानापन्न नहीं होती हैं, स्थानापन्न होती हैं पर पूर्ण रूप से नहीं होती, अतः प्रत्येक विक्रेता को एक निश्चित सीमा के अंदर एकाधिकार प्राप्त होता है। इसमें जितने भी एकाधिकारी होते हैं उनकी एक निश्चित सीमा होती है और उसके अंतर्गत ही एकाधिकार उन्हें प्राप्त होता है। इस सीमा के बाहर विक्रेताओं में प्रतियोगिता होती रहती है। यही कारण है कि प्रोफेसर चैम्बरलिन ने इसके बारे में कहा है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता, मतलब इस प्रकार की स्थिति को एकाधिकारी प्रतियोगिता कहा है। एकाधिकारी प्रतियोगिता का प्रतिपादन मुख्य रूप से इसका श्रेय प्रोफेसर चैम्बरलिन को ही जाता है। अब एकाधिकारी की विशेषता क्या है? तो एकाधिकारी प्रतियोगिता की विशेषता निम्नलिखित है। स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली विक्रेताओं की अधिक संख्या। यहाँ पे देखते हैं कि एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंदर स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले जितने भी विक्रेता या फर्मों की संख्या अधिक होती है, लेकिन उनकी संख्या पूर्ण रूप से पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत पाए जाने वाले फर्मों की संख्या के बराबर नहीं होती। प्रत्येक व्यक्तिगत फर्म कुल उत्पत्ति का एक छोटा सा भाग ही बेच पाता है तथा वस्तु के मूल्य पर सीमित नियंत्रण यानी कि लिमिटेड कंट्रोल रहता है। एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रत्येक फर्म अपनी स्वतंत्र मूल्य एवं उत्पादन नीति यानी कि इंडिपेंडेंट प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी को अपनाता है तथा विरोधी फर्मों से प्रायः कम ही प्रभावित होता है। तो जो इसके अपोजिट पार्टीज होते हैं उससे ये बहुत ही कम प्रभावित होते हैं, ये आप लोग याद रखना। दूसरा है निकट स्थानापन्न वस्तुएं। यहाँ पर है कि क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्मों द्वारा बेची जाने वाली वस्तुएं एक दूसरे के निकट स्थानापन्न होती हैं, लेकिन वे समान नहीं होती। स्थानापन्न होंगी पर वे समान नहीं होती हैं, आइडेंटिकल नहीं होती, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं वस्तुओं की विविधता, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। एकाधिकारी प्रतियोगिता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता वस्तुओं की विविधता है, वस्तुओं में अंतर है। इसके अंतर्गत वस्तुओं की विविधता पाई जाती है और वस्तुएं पूर्ण प्रतियोगिता की वस्तुओं के समान समरूप यानी कि होमोजीनियस नहीं होती। एकाधिकारी प्रतियोगिता में कई एकाधिकारी यानी कि मोनोपोलिस्ट होते हैं जो आपस में प्रतियोगिता करते रहते हैं, लेकिन उनकी प्रतियोगिता पूर्ण मतलब नहीं होकर अपूर्ण होती है। उनके द्वारा उत्पादित वस्तुएं प्रायः पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न भिन्न होती हैं, अलग अलग होती हैं। लेकिन वस्तुएं विविधता का मतलब यह होता है कि यहाँ पे कुछ वस्तुएं कुछ मामलों में अलग अलग होती हैं। तो जो वस्तुएं हैं कुछ मामलों में अलग अलग होंगी, लेकिन सर्वथा मतलब हमेशा भिन्न नहीं होती हैं, यह आप लोग याद रखना। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है नेक्स्ट पॉइंट है कि फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन।
यानी कि जो भी इसमें फर्म होंगे वो इजीली उसमें क्या करेंगे, एंटर कर सकते हैं और एग्जिट हो सकते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता की तरह एकाधिकारी प्रतियोगिता में दीर्घकाल में फर्मों के स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन की सुविधा रहती है, लेकिन एकाधिकारी प्रतियोगिता में फर्मों का प्रवेश एवं बहिर्गमन अपेक्षाकृत बहुत कठिन हो। हम लोगों ने अभी तक बाजार की दो प्रकार की स्थिति को पढ़ लिया, पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता। अब हम लोगों को पढ़ना है एकाधिकार। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एकाधिकार मोनोपोली। जब बाजार में किसी वस्तु के उत्पादन या विक्रय अवस्था पर किसी एक ही व्यक्ति या फर्म का पूर्ण अधिकार होता है तो उसे हम लोग एकाधिकार कहते हैं। आप ऐसे समझो कि कोई बाजार है और किसी वस्तु को अगर कोई बेचने जा रहा हो, उसमें एक ही व्यक्ति उस वस्तु को बाजार में बेच रहा है, तो पूरा फर्म है, यानी कि उस वस्तु पर एक व्यक्ति का अधिकार होता है, तो उसे हम लोग एकाधिकार कहते हैं। अकॉर्डिंग टू बेनहम, अ मोनोपोलिस इज लिटरली अ सोल सेलर और मोनोपोली पावर इज बेस्ड एंटायरली ऑन कंट्रोल ओवर सप्लाई। बेनहम के अनुसार, बेनहम ने एकाधिकार को परिभाषित किया और कहा कि एकाधिकारी वस्तुतः एकमात्र विक्रेता होता है और एकाधिकारी की शक्ति पूर्णतः पूर्ति के नियंत्रण पर निर्भर करती है। तो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा डेफिनेशन पे भी ध्यान देना आप लोग, ताकि आप लोग को बेनिफिट हो, क्योंकि सिर्फ हम लोग क्वेश्चन आंसर लिखते हैं तो उसमें सिर्फ हिंदी नहीं, कुछ इंग्लिश के सेंटेंस भी डालना ज़रूरी होता है, ताकि आप लोग हाईलाइटेड अच्छा आंसर लिख पाओ। उसके एकाधिकारी प्रतियोगिता के बारे में प्रोफेसर बॉल्डिंग ने भी कुछ बातें कही हैं। शुद्ध एकाधिकारी फर्म वह फर्म है जो किसी वस्तु, मतलब जो किसी ऐसी वस्तु का उत्पादन करते हैं जिसका किसी अन्य फर्म की उत्पादित वस्तुओं में से कोई प्रभावपूर्ण स्थानापन्न नहीं होता। मतलब एकाधिकारी वैसी वस्तु का उत्पादन करते हैं जिसका मार्केट में सब्स्टिट्यूट्स मिलना मुश्किल है। तो याद रखना, एकाधिकारी को पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है। वह पूर्ति को कम या अधिक करके बाजार में मूल्य को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा हम जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में कोई भी उत्पादक बाजार मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता। चूँकि प्रतियोगिता की स्थिति में विक्रेताओं या उत्पादकों की संख्या काफ़ी अधिक होती है, अतः कोई भी एक उत्पादक बाजार की सारी पूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकता, जिसके चलते मूल्य पर भी असर नहीं पड़ता है। लेकिन एकाधिकारी पूर्ति को नियंत्रित कर मूल्य को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, याद रखना आप लोग। अब हम लोग पढ़ लेते हैं एकाधिकारी प्रतियोगिता की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। बाजार में किसी वस्तु के उत्पादन या विक्रय व्यवस्था पर एक ही व्यक्ति या फर्म का अधिकार होता है। ये आप लोग याद रखना। एकाधिकारी का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, और बहुत आसान भी, हम लोग आसानी से इसको याद कर सकते हैं कि बाजार में किसी भी वस्तु के उत्पादन या मतलब विक्रय व्यवस्था अगर बेचने की जो स्थिति है, उसमें एक ही व्यक्ति उस पर मालिक होता है, उस वस्तु पे एक ही व्यक्ति का अधिकार होता है। उसके बाद आते हैं एकाधिकार की स्थिति में फर्म स्वयं उद्योग होता है। तो जो भी फर्म है वो स्वयं ही एक उद्योग भी होता है। तीसरा पॉइंट है, एकाधिकारी जिस वस्तु का उत्पादन करता है उसकी कोई निकटतम प्रतिस्थापक वस्तु बाजार में नहीं पाई जाती। ठीक है, याद रखना आप लोग। उसके नए फर्मों को एकाधिकारी उद्योग में प्रवेश करने का अधिकार नहीं होता है। तो एकाधिकार में नए फर्म आसानी से इसमें मतलब प्रवेश नहीं कर सकते, इसमें उनका कोई अधिकार नहीं होता है कि नए फर्म इजीली इसमें एंटर कर जाएं। उसके बाद पांचवा पॉइंट है आपका, एकाधिकारी की वस्तु की कोई निकट स्थानापन्न वस्तु नहीं होती। तो ये कुछ पॉइंट्स थे एकाधिकार से संबंधित। अब हम लोग देख लेते हैं पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में अंतर। तो स्टार्ट करते हैं। आज ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि बहुत दिन से यही चैप्टर चल रहा है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। तो आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं, आप लोग थोड़ा अच्छे से देखना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अंतर का आधार क्या है। हम लोग कुछ पॉइंट्स लेंगे। बीच फर्स्ट टॉपिक होगा पूर्ण प्रतियोगिता, फिर उसके बाद अपूर्ण प्रतियोगिता और तीसरा एकाधिकार। तो पहला है विक्रेताओं की संख्या। बहुत आसान सा पॉइंट है, इसको इजीली हम लोग याद कर सकते हैं। थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि अगर तीनों में अंतर लिखने आए तो आप सेम जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है वैसा ही आप लोग अंतर अपने नोट्स में लिखे, सेम टू सेम वैसे ही। तो देखिए, विक्रेताओं की संख्या। तो पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु के लिए विक्रेताओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ परफेक्ट कंपटीशन में। और इम्परफेक्ट कंपटीशन अपूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक नहीं होकर सीमित होती है। और एकाधिकार में
किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है। इजी है, याद कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट आते हैं विक्रेताओं के बीच प्रतियोगिता। दूसरा पॉइंट है पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु के विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक रहने से उनके बीच आपस में पूर्ण प्रतियोगिता होता है। आप ऐसे समझो, पूर्ण प्रतियोगिता में कोई वस्तु के बीच जो वस्तु है उसके विक्रेताओं की संख्या अगर अधिक रहेगी तो उनके बीच क्या होगा, आपस में परफेक्ट कंपटीशन होगा, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा, सब अपना अपना सामान बेचने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से आप रिलेट करके पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है अपूर्ण प्रतियोगिता। अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किसी वस्तु के चंद विक्रेता होते हैं, यानी कि बहुत कम विक्रेता होते हैं जिनके बीच प्रतियोगिता होती है, लेकिन वह पूर्ण प्रतियोगिता नहीं होती है, यानी कि पूर्ण रूप से नहीं होती है। मतलब कोई भी वस्तु लेके जो विक्रेता पहुंचते हैं उसमें विक्रेताओं की संख्या बहुत कम होती है, यानी कि बेचने वालों की संख्या बहुत कम होती है, ऐसे याद रखना। उसके बाद एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रतियोगिता नहीं होती क्योंकि पूरे बाजार में किसी वस्तु का केवल एक ही उत्पादक या विक्रेता होता है। तो एकाधिकार में किसी प्रकार की प्रतियोगिता नहीं होती है, जो भी वस्तु वहाँ बेचने के लिए लोग जाते हैं उसमें एक ही उत्पादक होता है, यानी कि बेचने वाला एक ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम लोग, वस्तुओं का प्रकार। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में वस्तुओं में एकरूपता होती है और उस वस्तुएं रंग, रूप, गुण, आकार आदि में समान होती हैं। उसी तरह अपूर्ण प्रतियोगिता में हम लोग देख लेते हैं, अपूर्ण प्रतियोगिता में रंग, रूप, गुण, आकार आदि के आधार पर वस्तु में विभेद किया जाता है। ठीक है, इसमें अंतर किया जाता है। और एकाधिकार में वस्तुएं विभेद नहीं होती हैं, यानी कि वस्तु में अंतर नहीं होता है, तथा एकाधिकार की वस्तुओं की कोई प्रतिस्थापक वस्तु नहीं होती हैं। वस्तुएं यहाँ बेची जाएंगी पर किसी प्रकार का अंतर नहीं होता है और इसमें प्रतिस्थापक नहीं होते हैं। उसके बाद आते हैं चौथा पॉइंट, उद्योग में प्रवेश एवं बहिर्गमन। मतलब कोई भी उद्योग में कैसे आप उसमें एंटर कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो, तो हम लोग ऐसे समझेंगे। अब पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उद्योग में फर्मों के प्रवेश एवं बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है। तो जहाँ परफेक्ट कंपटीशन होगा तो आप समझ सकते हो कि आसानी से लोग उसमें जाएंगे, सामान बेचेंगे। ठीक है, आसानी से फिर निकल भी सकते हो, उसमें किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है। अपूर्ण प्रतियोगिता में भी उद्योग में फर्मों में प्रवेश और बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है। तो याद रखना, पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग में प्रवेश और बहिर्गमन की जो स्थिति होती है वो स्वतंत्र होती है। पर एकाधिकार के अंतर्गत उद्योगों में फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है, यानी कि एकाधिकार में कोई उद्योग है तो याद रखना इसके अंतर्गत कोई फर्म प्रवेश करना चाहता है तो यह मतलब आसान नहीं होता है, इसमें प्रतिबंध लगा होता है। पांचवा पॉइंट, मूल्य पर प्रभाव। पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेताओं की संख्या इतनी अधिक होती है कि कोई भी विक्रेता मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता। तो प्रतियोगिता जहां अधिक होगा मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मूल्य में किसी तरह का चेंजेस नहीं होगा। अपूर्ण प्रतियोगिता में चूंकि विक्रेताओं की संख्या कम होती है अतः प्रत्येक विक्रेता पूर्ति को नियंत्रित कर मूल्य को प्रभावित कर सकता है। तो अपूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि यहाँ पे विक्रेताओं की संख्या क्या होती है, कम होती है। एकाधिकारी में भी पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण करके मूल्य को प्रभावित किया जा सकता है। तो एकाधिकार के अंतर्गत भी मूल्य में परिवर्तन किया जा सकता है। विज्ञापन पर खर्च। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु में एकरूपता पाई जाती है अतः विज्ञापन पर खर्च कम पड़ता है। यहाँ पर खर्च क्या होगा, कम पड़ेगा, याद रखना आप लोग, क्योंकि यहाँ पे एकरूपता पाई जाती है, प्रतियोगिता होती है, इसी कारण से। अपूर्ण प्रतियोगिता वस्तु विभेद के कारण अपूर्ण प्रतियोगिता में विज्ञापन पर दर पर बहुत अधिक खर्च करना पड़ता है। अपूर्ण प्रतियोगिता में बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट में पैसे खर्च करने होते हैं। उसके बाद एकाधिकारी का कोई प्रतियोगी नहीं होता अतः विज्ञापन पर बहुत कम खर्च करना पड़ता है, ज़्यादा खर्च नहीं आता। नेक्स्ट है 7 पॉइंट, मूल्य विभिन्नता। पूर्ण प्रतियोगिता में पूरे बाजार में वस्तु का एक ही मूल्य होता है। अपूर्ण प्रतियोगिता में विभिन्न विक्रेताओं की वस्तुओं के मूल्य में विभिन्नता पाई जाती है। तो अपूर्ण प्रतियोगिता में जितने भी विक्रेता हैं उसके जो वस्तुएं हैं उनके मूल्य में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। एकाधिकारी बाजार के विभिन्न भागों में मूल्य विभेद यानी कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, यानी कि एकाधिकारी के ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद नेक्स्ट है लागत। पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य सीमांत लागत के बराबर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेट के एग्जामिनेशंस में बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो ये सब पॉइंट्स को आप जरूर ध्यान दो। उसके बाद अपूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य सीमांत लागत में से अधिक
होता है। तो अपूर्ण प्रतियोगिता में जो मूल्य होगा सीमांत लागत से अधिक होगा और एकाधिकार में भी मूल्य सीमांत लागत से अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है फर्म की मांग की रेखा। पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ण लोचदार या क्षैतिज रेखा परफेक्टली इलास्टिक हॉरिजेंटल लाइन होता है और अपूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ण लोचदार से कम या गिरती हुई रेखा, ठीक है, आप लोग याद रखना, लेस देन परफेक्टली इलास्टिक और फॉलिंग कर्व इसमें बनता है। एकाधिकार में बात करें तो पूर्ण लोचदार से कम अथवा गिरती हुई रेखा लेस देन परफेक्टली इलास्टिक और फॉलिंग कर्व बनता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट अंतर हैं जो डिफरेंट टाइप के मार्केट्स में हम लोग देखते हैं। तो ये आप लोग आसानी से याद कर सकते हो, ज़्यादा टफ नहीं है, तो ट्राई करो याद करने का। आज ही चैप्टर कंप्लीट हो गया, हम लोग फिर से न्यू वीडियो में आएंगे न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करो और अच्छे से इसका नोट्स बनाओ ताकि आपके एग्जामिनेशंस के लिए हेल्पफुल हो। दोस्तों, अगर आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड यह चैनल पसंद आता है और हेल्पफुल लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।